तो गाइज अनलॉक टाइपोग्राफी के बाद ये है अनलॉक डिजाइन। जैसे अनलॉक टाइपोग्राफी ने आपका फॉन्ट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम जैसे उसमें सॉल्व हो गई, इस कोर्स में मेरा एम है कि आपको डिजाइन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अक्सर हम लोग कहते हैं कि हमारे पास डिजाइन के आइडिया नहीं आ रहे हैं, क्या बनाए क्या नहीं बनाए, लेकिन अगर आपको बेसिक चीज का नॉलेज है ना कि डिजाइन होता क्या है, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। इससे पहले कि हम अनलॉक डिजाइन के फर्स्ट एपिसोड पे जाए, ये समझ लीजिए ये स्टार्टिंग है। इस एपिसोड में हम जस्ट माइंडसेट बिल्ड करेंगे कि जैसा मैं सोच रहा हूँ आप भी सेम वैसा ही सोचो, उसी तरीके से माइंडसेट लेके आप आगे के एपिसोड देखो तो आप और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो इस एपिसोड में मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुना रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ों को बिल्ड करेंगे और समझ जाओगे कि हाँ ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। ठीक है, अक्सर जब हम छोटे थे और जब हम 6-7 साल के थे तो रिमोट वाली कार के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा अपने घर वालों को, अपने डैड, अपने मम्मी को हम लोग बहुत ज़्यादा तंग करते कि हाँ मुझे भी रिमोट वाली कार चाहिए। और जब वो कार फाइनली हमारे पास आ जाती थी तो हम क्या करते थे, उसको सब उसके हर एक पार्ट को खोल के, मतलब उसको ख़राब कर देते थे। हर एक पार्ट को हम खोल के देखना चाहते थे कि हाँ ये कैसे चलता है, ये कैसे चीज़ें कैसे वर्क करती है, रिमोट कैसे काम कर रहा है, मतलब सिर्फ हम एक आवाज़ से कैसे ये चीज़ें टर्न ऑन टर्न ऑफ हो रही है। तो हम हर चीज़ को उसको खोल देते थे। खोलने के बाद हमें एक कॉन्फिडेंट आ जाता था, नहीं ये यहाँ लगती है तो इससे लाइट जलता है, और ये चीज़ें यहाँ सेट होती है तो इससे बैटरी चलता है या इससे उसका सेंसर काम करता है। तो जब हम उसको खोल के देखते हैं ना तो हमें समझ आ जाता है कि हाँ ये चीज़ें ऐसे काम करती है। उसके बाद हमें अपने आप कॉन्फिडेंट आ जाता है कि हाँ अगर मैं उसके बाद में सारी चीज़ में आपको पार्ट अलग अलग करके भी दूँ ना तो आप उस पार्ट को जोड़ के आप रिमोट वाली कार बना सकते हो। बट उसको खोलने से पहले मैं अगर आपको बोलूँ कि नहीं तुम रिमोट वाली कार बना दो, तो बोलोगे यार मैं इंजीनियर थोड़ी ना हूँ जो मैं रिमोट वाली कार बना दूं, है ना। हमें कॉन्फिडेंट ही नहीं होगा कि उसको कार को बनाने का। लेकिन जब हम उस रिमोट वाली कार को खोल देते हैं तो हर एक चीज के बारे में हमें एक आइडिया हो जाता है। अच्छा तो ये इससे वर्क करता है, अच्छा सेंसर यहाँ काम करता है, ये चीजें यहाँ पे काम करती है। हम देखना चाहते हैं कि चीजें अंदर में एक्चुअली हो क्या रहा है। डिजाइन के साथ भी सेम है। अगर डिजाइन को एज ए डिजाइन देखोगे ना तो आपको लगेगा यार मेरे पास आइडियाज नहीं आ रहे, देखने में अच्छा लगेगा लेकिन आपको आइडिया, खुद के आइडियाज नहीं आएंगे। दूसरों का डिजाइन हमेशा अच्छा लगेगा लेकिन जब आप खुद बनाने बैठोगे ना तो मतलब वो वाली बात नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि आपने पार्ट्स को खोल के नहीं देखा है, समझ रहे हो। आप जस्ट ओवरऑल देख रहे हो डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हर एक पार्ट को जब उसमें ब्रेक करोगे कि हाँ शेप क्या होता है, टाइपोग्राफी क्या होता है, कलर क्या होता है, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा अच्छा डिजाइन इसको बोलते हैं। ये चार चीजों को अलग अलग पार्ट जब मिक्स होता है ना तो डिजाइन बनता है। तो इस कोर्स में मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, एकदम बेसिक से, कैसे एक ब्लैंक शीट डिजाइन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको सही चीजों का पता हो तो अपने आप डिजाइन बन जाती है। अक्सर आप लोग सोचते हो ना कि मुझे डिजाइन के आइडियाज नहीं आ रहे हैं, मुझे कलर के आइडियाज नहीं हो रहे हैं। सच बताऊं ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आइडिया आपके दिमाग में ऑलरेडी है। जब आपको सही चीजें पता चल जाएगी ना तो डिजाइन अपने आप बनना तैयार हो जाएगा। तो अब आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं रिमोट वाली कार का एग्जाम्पल क्यों दिया था। जब आपको हर एक पार्ट्स के बारे में पता होगा कि कौन सा पार्ट कैसे वर्क करता है तो अपने आप कार, रिमोट वाली कार खुद ही असेंबल कर दोगे सेम डिजाइन में। अगर आपको एलिमेंट्स के बारे में पता है ना तो डिजाइन अपने आप सामने आ जाती है। और गाइस डिजाइन बनाना ऐसा है जैसे आप किसी के माइंड को रीड कर रहे हो, अपने ऑडियंस के माइंड को आप रीड करके चीजों को बनाते हो। हर एक फॉन्ट, हर एक शेप, हर एक कलर जो आप चूज करते हो ना, आपके ऑडियंस के माइंड पे बहुत अच्छे तरीके से असर दिखाता है और वो एज ए ट्रस्ट में कन्वर्ट होता है। जब आप सब चीज़ें परफेक्ट यूज करते हो ना तो आपके ऑडियंस आपके डिजाइन पर ट्रस्ट करते हैं और वो ट्रस्ट सेल में कन्वर्ट होता है। तो ये था बोनस एपिसोड, समझ लो इसको। जस्ट मैं आपको माइंडसेट बिल्ड कर रहा हूँ कि आप आगे जो वीडियो देखने वाले हो ना वो आप ऐसे देखो जैसे कि समझ लो कि आप हर एक पार्ट पे आप ध्यान दे रहे हो। 10 चीजों को मिला के जब एक चीज में ज्वाइन कर दोगे ना तो डिजाइन बन जाता है। तो वो 10 चीजें हम बात करने वाले, वो जो पार्ट्स है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बट उससे पहले ये माइंडसेट बिल्ड करना जरूरी था। और गाइस जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ ना वो समझ लो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये आपको ना तो कहीं बुक्स में मिलेगा, नहीं आपको किसी आर्टिकल में मिलेगा। ये समझ लो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फिर तैयार हो जाओ, आज आपका दिमाग ना खुलने वाला है डिजाइन को लेके, और डिजाइन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलते हैं सीधा फर्स्ट एपिसोड की तरफ। तो गाइज ये है अनलॉक डिजाइन का एपिसोड नंबर 1।
सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अनलॉक टाइपोग्राफी को इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बना दिया और इतना ज़्यादा उसका अच्छा रिस्पॉन्स था, और कोर्स भी वो इतना अच्छा था कि आप लोगों की सारी फ़ॉन्ट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और इस कोर्स में डिज़ाइन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया था कि डिज़ाइन को अगर आपको समझना है तो आपको एक एक पार्ट में उसको डिवाइड करना पड़ेगा कि डिज़ाइन एक्चुअली बनता कैसे है, क्या क्या चीज़ें मिक्स करके एक डिज़ाइन बन जाती है। तो बेसिकली 3 टाइप के डिज़ाइन होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, शेप प्लस टेक्स्ट प्लस इमेज मिलके एक डिज़ाइन बन जाता है। सेकंड क्या है, टेक्स्ट प्लस इमेज मिलके एक डिज़ाइन बन जाता है। थर्ड क्या है, टेक्स्ट एंड शेप जब मिक्स होता है तो एक डिज़ाइन बन जाता है। ये मेनली 3 डिज़ाइन है जो मार्केट में चलते हैं, हर जगह आपको इसी 3 टाइप के डिज़ाइन दिखेंगे। गाइस, आप डिज़ाइन को सिर्फ डिज़ाइन जैसे आप मत देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप उसको ब्रेक करके देखो, और अगर आप उसको ब्रेक करोगे तो ये 3 टाइप की चीज़ें आपको मिलेगी जो मैंने आपको अभी बताया, शेप, टेक्स्ट, इमेज, इमेज और शेप, इमेज और टेक्स्ट, या टेक्स्ट या इमेज। ये 3 टाइप के आपको डिज़ाइन सबसे ज़्यादा मार्केट में दिखते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखा के ही बता रहा हूँ, कुछ इमेज मैंने गूगल से निकाला है। जैसे ये एक बैनर, इसमें क्या है, टेक्स्ट, शेप और इमेज, मतलब एक डिज़ाइन बन गया। सेकेंड में क्या है कि इसमें एक इमेज है और ये एक टेक्स्ट है, तो अभी एक डिज़ाइन बन गया। ठीक। थर्ड में क्या है, इसमें एक टेक्स्ट है और यहाँ पे एक शेप है, तो एक डिज़ाइन बन गया। बेसिकली यही 3 टाइप के डिज़ाइन होते हैं। अगर टाइपोग्राफी वाला भी डिज़ाइन होगा ना तो उसमें शेप कहीं ना कहीं होगा। तो गाइस, आगे हम हर टाइप के डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे, उसके पीछे के लॉजिक के बारे में बात करेंगे, कैसे क्रिएट करते हैं वो बात करेंगे, सीक्रेट टिप्स सब के बारे में बात करेंगे। और जब ये कोर्स आप फिनिश करोगे, जब आप कोर्स आप एंड करोगे, तो आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ आ चुका होगा। इसके बाद आपको ना तो डिज़ाइन के आइडिया देखने हैं, ना किधर इधर उधर जाना है, और आप डिज़ाइन देखते ही बता दोगे कि ये डिज़ाइन में क्या यूज़ हुआ है और इसको कैसे क्रिएट करना है। आप गलतियां भी ढूंढ पाओगे, बड़े बड़े आर्टिस्ट जो कुछ गलती करते हैं वो आपको दिखेगा, सामने दिखेगा, अच्छा इसने ये गलती किया है, यहाँ पे इसने ये गलत है, यहाँ पे इसको ऐसा ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आपका माइंड एज ए डिज़ाइनर खुल चुका है। इसीलिए सबसे पहला एपिसोड मैंने टाइप्स ऑफ डिज़ाइन इसीलिए रखा है कि आपको पता चले कि डिज़ाइन एक्चुअली होता क्या है और किस किस चीज़ों को मिलकर क्या क्या ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कनेक्ट होकर एक डिज़ाइन बन जाता है। तो आप समझ गए, बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। अब चलते हैं सेकंड एपिसोड में, और इसके बाद एक से एक चीज़ आपको पता चलेगा। और जो भी चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये आपको कहीं बुक्स में या कहीं ऑनलाइन या किसी वीडियोज़ में आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और एक एक पॉइंट आप ध्यान दे के सुनना, ध्यान दे के समझना। और इस कोर्स के बाद आपको डिज़ाइन की कोई भी कोर्स करने की ना तो जरूरत है और ना ही आप जाओगे, ना तो आपको इंस्टीट्यूट की जरूरत है, ना ही आपको ऑनलाइन किसी कोर्स की जरूरत है। आपको सब कुछ इस कोर्स में आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो अब चलते हैं सीधा सेकंड एपिसोड की तरफ, और वहाँ हम शेप्स के बारे में जानते हैं। हम शेप्स को डिकोड करते हैं कि बेसिकली शेप होता क्या है और किस शेप का क्या मीनिंग होता है। तो चलते हैं सीधा एपिसोड नंबर 2 की तरफ। तो गाइज, हमने फर्स्ट एपिसोड में सीखा कि कितने टाइप के डिज़ाइन होते हैं। आप सब ने देखा कि यहाँ पे बेसिकली जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं वो 3 टाइप के डिज़ाइन होते हैं। इस सबसे हमें एक चीज़ पता चलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे शेप, क्योंकि अगर आपका शेप सही रहेगा ना तो आपको डिज़ाइन में अपने आप वो लुक आएगा। लेकिन जब हम डिज़ाइन बनाने बैठते हैं ना तो हम अपने मन से शेप लेते हैं, मतलब कहीं पे हमने रेक्टेंगल ले लिया, कहीं पे हमने सर्कल ले लिया, और कितनी बार हम सही भी लेते हैं, जो लॉजिकली सही है वो भी लेते हैं, लेकिन वो लॉजिक हमें पता ही नहीं है कि हमने यहाँ पे सर्कल शेप क्यों लिया, हमने यहाँ पे रेक्टेंगल शेप क्यों लिया। तो इस एपिसोड में मैं आपके लिए शेप्स को डिकोड करने वाला हूँ कि किस शेप का क्या मीनिंग होता है और हम शेप कैसे चूज करें। मान लो आपके पास 2 टाइप के ब्रांड है, एक फूड का ब्रांड है और एक टेक का ब्रांड है, तो दोनों में कौन सा शेप आप यूज करोगे। कई बार होता है हम दोनों में सेम शेप यूज कर लेते हैं, लेकिन नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आप शेप वहां पे क्यों यूज कर रहे हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शेप को डिकोड करते हैं। तो फोटोशॉप में जनरली जितने भी शेप होते हैं मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। फर्स्ट यहाँ पे रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। दूसरा शेप मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सॉफ्ट राउंडेड, ठीक है। तीसरा शेप मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सर्कल, तीसरा शेप मैंने लिया यहाँ पे सर्कल, और फोर्थ यहाँ पे मैं शेप ले रहा हूँ पॉलीगन। जो पॉलीगन शेप होता है मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। 4 शेप हमें सामने दिख रहे हैं और ये 4 शेप्स है। और अगर शेप में जाओगे तो और भी बहुत सारे शेप होते हैं, मतलब शेप का कोई अंत नहीं है, आप कितने टाइप के भी शेप बना सकते हैं। लेकिन यहीं पे गेम है, अगर आप
अगर मैं इस शेप को किसी नॉर्मल जनता को दिखाऊं जो डिजाइन फील्ड में नहीं है, वो बोलेंगे यहाँ पे 4 शेप है, हमें सामने भी यहाँ पे 4 शेप दिख रहे हैं, लेकिन एज ए डिजाइनर यहाँ पे सिर्फ 2 शेप है। शेप को अगर आप नॉर्मल जनता की तरह देखोगे तो आपको हर शेप अलग दिखेगा, लेकिन एज ए आर्टिस्ट की तरह देखोगे, एज ए डिजाइनर की तरह देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 शेप दुनिया में दिखेंगे आपको। या तो उसके एजेस हार्ड होंगे या तो उसके एजेस सॉफ्ट होंगे। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप के शेप है। यहाँ पे इसके एज जो है हार्ड है और यहाँ पे उसके एज सॉफ्ट है, और ये भी सॉफ्ट टच है। ये दोनों में चल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पे सिर्फ 2 शेप बेसिकली देखना है, एक सॉफ्ट एज है जिसके कोई एज नहीं है, और इसके एज जिसके एज जो है हार्ड है। और दोनों का मीनिंग भी सेम होता है। जहां पे सर्कल यूज होता है वहां हम सॉफ्ट टच देते हैं, हम उस ब्रांड का जो कम्युनिकेशन है वो सॉफ्ट है, और जहां पे हम हार्ड एजेस यूज करते हैं उस ब्रांड का जो कम्युनिकेशन है वो हार्ड कम्युनिकेशन है, वो सॉफ्ट कम्युनिकेशन नहीं है, वो हार्ड कम्युनिकेशन है। तो अभी हमने शेप के बारे में जाना है। ओके, तो ये जानने के बाद हमें यहाँ पे सिर्फ 2 शेप दिख रहा होगा, तो हमने इस शेप को यहाँ पे डिलीट कर दिया और इस शेप को हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया। ठीक है, तो गाइज अब हमें यहाँ पे सिर्फ 2 शेप दिख रहे हैं, फर्स्ट हार्ड एज, सेकंड सॉफ्ट एज। तो गाइज दुनिया में जितने भी शेप्स है, अरबों खरबों शेप्स है, सब में सिर्फ 2 पार्ट में बढ़ जाता है। एक, या तो एजेस उसके सॉफ्ट होंगे या एजेस उसके हार्ड होंगे। जिस ब्रांड का कम्युनिकेशन सॉफ्ट है उसमें सॉफ्ट शेप, जिस ब्रांड का कम्युनिकेशन हार्ड है उसमें हार्ड शेप। जिस ब्रांड में दोनों है उसमें हम दोनों शेप यूज कर सकते हो। और वो कम्युनिकेशन कैसे जानेंगे हम धीरे धीरे आगे भी हम उस पर बात करेंगे। तो गाइज जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ ग्राफिक डिजाइन शेप्स, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे शेप्स आपको दिख रहे होंगे। देख लो कितने सारे यहाँ पे शेप्स हैं, बहुत सारे शेप है। लेकिन जैसा मैंने आपको आइडिया दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिर्फ आपको 2 शेप दिखेंगे। जैसे मैंने ये खोला, देखो यहाँ पे कितने सारे शेप्स है, लेकिन हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया, यहाँ पे 2 शेप है। ये इसके एजेस हार्ड है तो शेप नंबर 1, और इसके सॉफ्ट है तो शेप नंबर 2। जहाँ पे सॉफ्ट राउंडेड है वो होता है जिसमें दोनों टच हो, आपके ब्रांड में सॉफ्ट टच भी हो और आपके ब्रांड में हार्ड टच भी हो। उसके लिए हम सॉफ्ट टाइप की चीजें यूज करते हैं, और क्यों यूज करते हैं वो भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे 1000 शेप भी दूं ना, तो भी आप 2 ही टाइप के वहां पे शेप होंगे। करोड़ शेप दूं ना तो भी यहाँ पे 2 ही टाइप के शेप होंगे, समझ रहे हो आप। तो गाइस शेप को हमने यहाँ पे डिकोड कर लिया, सिर्फ 2 टाइप के शेप होते हैं, या तो उसके एजेस सॉफ्ट होंगे या तो एजेस उसके हार्ड होंगे। अब इसको हम डिजाइन में कैसे यूज करेंगे वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ शेप समझाया कि इसका शेप क्या होता है। तो गाइस जब आप डिजाइन बनाने बैठो और शेप यूज करने से पहले आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक चीज रहनी चाहिए, जिसमें एजेस है नुकीला हो उसका जो मीनिंग है वो हार्ड है, जिसमें एजेस नहीं हो उसका मीनिंग है सॉफ्ट है। बस आपको ये चीज याद रखना है। ओके, तो गाइस अब हम चलते हैं 3rd एपिसोड की तरफ। उसमें हम सीखेंगे कैसे शेप्स डिजाइन बन जाता है, शेप ब्रेन के बीच में, ह्यूमन के बीच में क्या कनेक्शन है। इसको मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल की तरह मैं आपको समझा रहा हूँ, एक फनी एग्जाम्पल है लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके
ओके तो गाइज ये है एपिसोड नंबर 9 और इसमें हम कुछ डिजाइन से रिलेटेड नहीं सीखेंगे। इसमें जस्ट मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि आपको कहाँ से कलर्स के बेटर आइडियाज मिल सकते हैं और मैं कहाँ से कलर के आइडियाज पिक करता हूँ। मोस्ट कॉमन कलर का जो सोर्स है वो है अडोब का कलर की जो वेबसाइट है color.adobe.com। वहां से आप सबसे मोनोक्रोमिक म्यूटेड कलर ही होता है। तो जैसे आप यहाँ पे जाओगे, ये देखो कितने सारे आप यहाँ पे देखो, हर जिधर जिधर आप जो शेड आपको चाहिए उस शेड में आपको यहाँ पे कलर क्रिएट करके दे रहा है, साथ में आपको कलर कोड भी दे रहा है। जस्ट आपको यहाँ पे कलर कोड कॉपी करना है और फोटोशॉप में जाना है और सिंपली आपको मान लो मुझे इस पे कलर करना है तो मैं सिंपली इस पे क्या करूँगा, डबल क्लिक एंड यहाँ पे जो कलर कोड है पेस्ट करोगे और ये कलर कोड सेम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे इसमें ऑप्शन है, हर चीज़ के लिए यहाँ पे आप में ऑप्शन दिया गया है। आप हर टाइप से आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। सबसे नया जो ट्रेंड है वो है मोनोक्रोमिक। color.adobe.com वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है जहाँ से आप कलर का पिक कर सकते हो। तो एक और वेबसाइट है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो खासकर ग्रेडियंट के लिए वन ऑफ द और हमने इसको यहाँ पे एंटर किया तो ये हमें एक बढ़िया सा एक शेड यहाँ पे दिख गया। ठीक है, आप ये देखो एक बढ़िया सा हमें ग्रेडियंट का शेड यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है ये फोटोशॉप में ना हो, लेकिन आपको इस वेबसाइट से बढ़िया आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन से ग्रेडियंट यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं। मैं भी ज़्यादातर चीज़ें यहीं से पिक करता हूँ अगर मुझे ग्रेडियंट यूज़ करना होता है। तो ये थे 2 वेबसाइट। फोटोग्राफी में एक्सपर्ट हो या फिर आप शेप में एक्सपर्ट हो, लेकिन कोई को होता है कलर वहां से पिक करें। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये जो कलर है ना, ये सारे शेड आपको शायद और कहीं नहीं मिलेंगे। हो सकता है इसने भी वहीं से पिक किया हो या फिर हो सकता है इसने अपना कोई कलर क्रिएट किया हो। आप यहाँ से कलर का रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो होम पेज पे ही है बहुत सारी चीज़ें। जस्ट आपको इसका प्रिंट स्क्रीन लेना है और आपको Ctrl+N करना है और पेस्ट, और इसको आपको पेस्ट करना है। यहाँ पे आपको सारे कलर के आइडिया मिल जाएंगे। देखो 1 और ये 2। ठीक है, यहाँ पे कितने सारे कलर्स के आइडिया हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। सिंपल तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने 2 कलर यहाँ पे लिए, ये देखो ये कितना कूल लग रहा है देखने में। ठीक है, और मैंने इसको जस्ट यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है, जस्ट मैंने यहाँ पे कुछ लिखा। ठीक है, और वहाँ से मैं कलर का आइडिया पिक कर। नीचे देखो कितने सारे कलर्स का आइडिया। मैंने जस्ट प्रिंट स्क्रीन किया और इसको हम फोटोशॉप में ले गए। इसको हम जस्ट दूसरे वाले पे ले जाते हैं, फोटोशॉप में ले गए। मान लो मुझे ये कलर चाहिए, सिंपली मैंने यहाँ पे पिक किया। और यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन भी देख सकते हो कि इसके साथ ऑरेंज वाला टोन बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज भी पिक कर लिया।
ठीक है। और इसको मैंने यहाँ से इसको डिलीट किया और बैकग्राउंड को मैंने कर दिया ग्रीन और फॉन्ट को मैंने यहाँ पे कर दिया वाइट, ठीक है। और ये रहा अपना कलर पैलेट। और आप चाहो तो दूसरा वाला भी आप इसमें स्विच करके देख सकते हो, ये भी काफ़ी कूल लग रहा है। ये आप फोटोशॉप में खुद से पॉइंट करके कलर नहीं ढूंढ सकते। ये सबसे बेटर है कि जो बेस्ट डिज़ाइन फीचर हो रहा है उसमें से आप कलर के आइडियाज़ ले सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो कितने सारे यहाँ पे डिज़ाइन है, आप किसी पे भी क्लिक करो। आप जैसे यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आपको कलर कितने आइडियाज़ मिल गए। देखो व्हाइट पे कितना अच्छा लग रहा है ये। जस्ट आपने यहाँ प्रिंट स्क्रीन किया और पेस्ट किया और यहाँ पे आपने जस्ट पेस्ट किया और जस्ट आपने दो कलर पिक कर लिए, एक ये वाला ब्लू शेड और ये सब म्यूटेड कलर है और ये दूसरा ब्लू शेड, ठीक है। और जस्ट आपने बैकग्राउंड को मैं जस्ट यहाँ पे कर रहा हूँ और इसको मैं शेड जो लिखा हुआ है उसको मैं कर देता हूँ ब्लू और यहाँ पे और इसको मैं कर देता हूँ ये येलो, ठीक है। अब हमें बैकग्राउंड को उसी के अनुसार हमें बैकग्राउंड को हमें वाइट करना पड़ेगा, ठीक है। हमने यहाँ बैकग्राउंड को कर दिया वाइट, ठीक है। अभी देखो कितना कूल लग रहा है देखने में, हाँ। बस आपको फॉन्ट के साथ टाइप के साथ थोड़ा सा प्ले करना पड़ेगा और ये फिर देखने में कूल और बढ़िया हो सकता है, ठीक है। अभी देखने में कितना बढ़िया आपको कॉम्बिनेशन मिल गया। आप और भी अपने हिसाब से चाहो तो बहुत सारे यहाँ पे कॉम्बिनेशन है जो आप ढूंढ सकते हो। ये देखो इसके बैकग्राउंड में कितना सॉलिड कलर है। इसको जस्ट हमने यहाँ से कॉपी इमेज किया और यहाँ पे ले गए और दो कलर हमने यहाँ से पिक कर लिया, कलर 1 एंड दूसरा है उसी का है लाइटर वर्जन कलर 2, ठीक है। और यहाँ पे हमने कलर 1 को इसके बैकग्राउंड में डाल दिया और अब ये दोनों वाइट हो जाएगा ऑफ कोर्स। इसको हमने उसको वाइट कर दिया। जैसे मान लो मैं मोनोक्रोमिक पे जा रहा हूँ और इसको इस तरफ लेके जा रहा हूँ, ये अपने पास कलर आ गया, इसको कॉपी किया हमने और जस्ट मैंने इसके बैकग्राउंड पे ऐसे ऐड कर दिया, ठीक है। अब इस चीज़ को हमें ऑफकोर्स चेंज करना पड़ेगा इसका कलर, तो हमने इसको कर दिया वाइट और पीछे वाले को हमने इसी कलर में इसका डार्क वर्जन ले लिया, ठीक है। सेम फार्मूला हमने यहाँ फॉलो किया, इसको जैसे हमने छोटा कर दिया और ये आ गया अपने पास कलर। अगर आप चाहो ये कलर खुद से पिक करना चाहो ना तो आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पे ये कलर है। कलर जो मैंने आपको 3 वेबसाइट बताई ये अमेजिंग है। फर्स्ट आपको अडोबी कलर से पिक करना है, सेकंड मैंने ग्रेडियंट वाली साइट का नाम बताया cssgradient.io और थर्ड आप किसी के डिज़ाइन से पिक करो। आप बिहेंस पे चले जाओ, आप ड्रिबल पे चले जाओ या जहाँ पे आप डिज़ाइन फॉलो करते हो, आप पिंटरेस्ट पे चले जाओ, वहाँ पे जो भी कलर सेट आपको अच्छा लगता है वहाँ पे आप पिक कर लो। ऑलरेडी आप इस तरीके से पिक कर रहे होंगे, लेकिन ये 3 चीज़ है जो मैं यूज़ करता हूँ। है कि कलर के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, कहाँ से आपको कलर के बढ़िया बढ़िया आइडियाज मिल सकते हैं। और जैसे जैसे आप कलर लोगे ना आपको खुद याद होता चला जाएगा, आगे से आपको यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि किस किस टाइप के शेड यूज होते हैं और कैसे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है। कॉन्ट्रास्ट बोलना ब्लैक एंड व्हाइट को कलर से बाहर रखो, यही 2 कलर है जो आप में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करेंगे, इसलिए इन दोनों पे आपको सबसे ज्यादा ट्रस्ट करना है, की तरह आपको यूज करना है, ठीक है। तो अब चलते हैं सीधा एपिसोड नंबर 10। तो ये है एपिसोड नंबर 10 और यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस टाइप के काम आपके पास तब आएंगे
वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चीज है। जैसे हर कैटेगरी में चीजों को अवार्ड मिलता है, जैसे कि फिल्म के लिए अवार्ड मिलता है और बाकी सारे म्यूजिक वीडियो के लिए अवार्ड मिलता है। अगर डिजाइन बनाने के लिए, एड्स बनाने के लिए किसी को अवार्ड मिलता है ना, तो वो होता है अक्सर वो होता है मैनिपुलेशन एड। जो आप फोटोशॉप में मैनिपुलेशन करते हो ना, उसी को वो वहीं से आया है। आप जस्ट मजे के लिए मैनिपुलेशन करते हो ना, कि लाइट डाल दिया और डिफरेंट काइंड ऑफ लोकेशन क्रिएट कर दिया, लेकिन एडवर्टाइजिंग एजेंसी इसी को एज ए वेपन की तरह यूज करते हैं और इसी मैनिपुलेशन को यूज करके अवार्ड विनिंग एड्स क्रिएट किए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि मैनिपुलेशन एड होता कैसा है और फिर हम बात करेंगे इसके पीछे क्या क्या लॉजिक होता है। ठीक है, तो मैं आप गूगल पे जा रहा हूं और सिंपली मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूं अवार्ड विनिंग एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, और यहाँ पे जो आप देखोगे तो यहाँ पे जितने भी आप ऐड देख रहे हो वो ज्यादातर मैनिपुलेशन ऐड है। ये देखो, को बना लिया या कुछ अच्छा लोकेशन क्रिएट कर दिया या लाइटिंग बढ़िया क्रिएट कर दिया, लेकिन अगर आपको ये अच्छी तरीके से आता है तो गाइस एड्स को अवार्ड मिले और आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाओ, क्योंकि ये किसी भी डिज़ाइनर का सबसे बड़ा वेपन है कि उसको मैनिपुलेशन एड अच्छे तरीके से आता हो। बट ये तभी काम करता है जब आपको मैनिपुलेशन एड के लॉजिक पता हो। जब तक आपको लॉजिक नहीं पता, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्या क्रिएट कर रहे हो, किधर क्रिएट कर रहे हो, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ कि मैनिपुलेशन एड के लॉजिक क्या होते हैं और मैनिपुलेशन एड काम कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये एड्स बनाते क्यों हैं। ठीक, आपको ऑडियंस को दो टाइप की चीजें देखना पसंद है, या तो वो जो तरीके से लगा हुआ है वो दिखा दो तो आपके ऑडियंस कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, अगर मैं अपने घर में लेके आऊंगा तो ऐसा ही टीवी लगेगा, या क्रिएट करो, उसको एक अलग दुनिया में लेके जाओ, उसको एक अलग इल्यूजन में लेके जाओ। देखो टीवी ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे टीवी के एड सर्च कर रहा हूँ, जैसे मैंने किया सोनी टीवी एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे बहुत सारे टाइप के एड्स हैं। ठीक है, ये नॉर्मल एड्स हैं। नॉर्मल एड है कि जो चीज जैसी दिखती है आप उसको वैसा दिखा रहे हो। मान लो कि इस टीवी का फोटो शूट हुआ और आपके पास उसकी रॉ इमेजेस आ गई, जिसका बैकग्राउंड हमेशा वाइट ही होता है या फिर आपको पीएनजी में आ गई। अब आपको एक यहाँ पे क्रिएट करना, यहाँ भी मैनिपुलेशन है, बट यहाँ पे ऐसी मैनिपुलेशन है कि जस्ट आपको जो चीज जैसी दिखती है वैसे क्रिएट करनी है। टीवी घर में अच्छा लगता है तो आपको उसको घर में दिखाना है। मान लो किसी और चीज का आपको ऐड करना है तो आपको जो चीज जैसी नॉर्मल दुनिया में दिखती है हमको वैसा दिखाना होता है, लेकिन यहाँ भी मैनिपुलेशन होता है। सेकंड चीज क्या होता है कि जो चीज जैसी नहीं है हमें उसको वैसा दिखाना होता है। वहां पे एक फैंटेसी क्रिएट करनी होती है, एक इमेजिनेशन वर्ल्ड क्रिएट करना होता है कि सामने वाले ऑडियंस के लोग यार क्या बात है, मतलब ये कितना अच्छा है। वहां पे कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो आप टीवी के एड्स में और भी एड्स देखो, जैसे आप यहाँ पे ये ऐड देखो, ये स्टेडियम में ऐड लगा के दिखाया गया और ये भी मैनिपुलेशन है कि यहाँ पे एक फील आ रहा है कि अगर आप यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स गेम देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप स्टेडियम में ही देख रहे हो। इसमें जस्ट आपको कलर की ब्यूटी दिखाई गई है, प्लस आप यहाँ पे, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिखाया गया है कि इसका जो कितना थिन है। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पे इसने शूट किया होगा, पहाड़ पे गए होंगे, टीवी इतना बड़ा बनाया होगा फिर शूट किया होगा? नहीं, ये एक मैनिपुलेशन है, ये एक मैनिपुलेशन है और इसमें कॉन्सेप्ट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको हर कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ आएगी। ठीक है, और आप ज्यादा देखोगे तो आपको अलग अलग टाइप की चीजें दिखेगी। और इस टाइप का कॉन्सेप्ट आप तभी क्रिएट कर सकते हो जब आपको पता हो कि हम इसको क्रिएट क्यों कर रहे हैं। दो सिचुएशन में जनरली यूज होते हैं, लेकिन एक तीसरा भी है, वो हम आगे बात करेंगे। हम सबको पता है अगर आप किसी एजेंसी में जॉब करते हो तो प्रोडक्ट की जो इमेज आती है वो जस्ट व्हाइट बैकग्राउंड में आती है। हमें खुद ही सब कुछ बिल्ड करना होता है, ऑडियंस को ध्यान में रख के हमें एक इमेज बनानी होती है, फिर हमें उसमें डिजाइन करना होता है। तो सिंपल लॉजिक में अगर आपको समझाऊं तो आपको फोटो क्लिक करके नहीं मिल रहा है, आपको फोटो क्रिएट करने का मौका मिल रहा है। और जब आपको फोटो क्रिएट करने का मौका मिलता है ना, तो पूरा फ्रीडम आपके हाथ में होता है। आप
कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे अपना इमेजिनेशन यूज करो और कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसी दिखाओ, है ना, जो जनता को अट्रैक्ट करे, उसको देखते ही लगेगा यार ये क्या, ये कुछ नया है, इसको हमने इस तरीके से कभी देखा नहीं है, ये कुछ नया है। इसके लिए भी आपको मैनिपुलेशन यूज करना पड़ेगा। थर्ड क्या होता है, कॉन्सेप्ट। मैनिपुलेशन एड क्रिएट करना भी ऐसा ही है जैसे आप फोटोग्राफी कर रहे हो। फोटोग्राफी में क्या होता है कि आपके पास में कैमरा होता है और यहाँ पे क्या है, आपके पास में कंप्यूटर है और पूरा का पूरा फ्रीडम है। आप बहुत सारी चीजों को जोड़ के आप एक चीज बना सकते हो जिसमें वो कॉन्सेप्ट बाहर निकले। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, हो सकता है इसने ऐसे शूट किया हो, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिख रहा है। ये देखो, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, देखने में ये फनी लग रहा है, लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे तो इसके पीछे एक बहुत तगड़ा मीनिंग होता है, इसलिए ये अवार्ड विनिंग कैटेगरी में दिख रहा है, देख रहे हो। लेकिन ढंग से जब आप इसको अटेंशन दोगे, देखोगे तो आपको मीनिंग पता चलेगा। तो गाइस, अभी तक हमने सीखा कि मैनिपुलेशन एड होता क्या है और इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आप मैनिपुलेशन एड में मास्टर हो जाते हो और आप कॉन्सेप्ट क्रिएट कर पाते हो तो बिलीव मी, आप आगे बहुत आगे जाने वाले हो। इस नॉर्मल डिजाइन से, जो भी आप डिजाइन फॉलो करते हो, शेप, ट्रेंड और ये सारी चीज, इससे ये काफी एडवांस लेवल पे है। यूट्यूब पे बहुत सारे मैनिपुलेशन के ट्यूटोरियल्स है, बहुत सारे लोग डिजाइन करते हैं, आप लोग में से बहुत सारे लोग देख देख के बनाते होंगे, लेकिन उसका रियल यूज आप लोग कोई भी नहीं कर रहे हो। जो रियल यूज कर रहे हैं ना, वो बहुत पैसा बना रहे हो और बहुत फेमस भी है और उसका नाम भी है और फेम भी है, नाम भी है, पैसा भी है। लेकिन जिसको पता नहीं होता इसका यूज, वो एक दिन बनाते बनाते बोर हो जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, छोड़ो ये सब काम छोड़ते हैं, हम कुछ और करते हैं। लेकिन ये जो मैनिपुलेशन एड है वो आपको बहुत ऊपर लेके जा सकता है। तो इस एपिसोड में हमने सीखा कि मैनिपुलेशन एड होता क्या है और इसको किस किस सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ और वहां मैं आपको एक मैनिपुलेशन एड क्रिएट करके दिखाता हूं और कौन कौन से ट्रिक आपको फॉलो करने हैं वो भी हम आगे बात करेंगे। तो गाइस, इस एपिसोड में हम बनाएंगे एक मैनिपुलेशन ऐड और जब मैं ऐड बना रहूंगा तो आपको एक से एक सीक्रेट्स बताऊंगा कि कैसे कौन कौन सी चीज कैसे अप्लाई होती है। इससे पहले इस टाइप की सीक्रेट आप लोगों ने ना तो कभी देखा होगा और ना ही कभी सोचा होगा कि ऐसी चीजें कभी भी हो सकती है। तो सीधा चलते हैं फोटोशॉप में और हम बनाते हैं अपना पहला प्रोफेशनल मैनिपुलेशन ऐड। तो मैं यहाँ पे फोटोशॉप में आ चुका हूँ, ठीक। डॉक्यूमेंट का साइज आप अपने हिसाब से लेना, जो आपको सही लगे वो लेना, या फिर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना। प्रिंट के लिए अलग होता है, डिजिटल के लिए अलग होता है। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल साइज ले रहा हूँ जो है 2160 और 2760 का मैं एक साइज ले रहा हूँ और 150 इसका रेजोल्यूशन रख रहा हूँ। ये सबसे बेस्ट साइज होती है डिजिटल ऐड क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो मेरे पास जो पिक्चर है ये एक नॉर्मल शूज है। आप लोगों के पास जब भी आप ऐड बनाओगे तो आपके पास इसी टाइप के प्रोडक्ट आते हैं जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होता है, ठीक। तो मैं इस पिक्चर को सीधा लेके चल रहा हूँ फोटोशॉप में। अब ये जो शूज है ये है एडवेंचर शूज। इसको लोग जो एडवेंचर पे जाते हैं वो लोग इसको पहनते हैं, जैसे फोटोग्राफर हो गया या फिर कोई जो एडवेंचर टाइप पे काम करते हैं, जो माउंटेन्स में रहते हैं या जो पहाड़ों पर रहते हैं, उस टाइप के लोग इस शूज को पहनते हैं। मेरा आइडिया भी सेम है कि इसमें पैशन को कनेक्ट करना है कि अगर आप फोटोग्राफर हो और आप जंगल में शूट के लिए जाते हो तो आपका साथी ये शूज बन सकता है, क्योंकि ये बहुत टफ है और ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो मेरा भी यही सेम आइडिया है। प्लस उस डिजाइन में, उस मैनिपुलेशन पिक्चर में वो फील होना चाहिए कि एक फोटोग्राफर उससे अट्रैक्ट हो जाए, ठीक। तो सबसे पहले हम इस शूज का बेस क्रिएट करते हैं। बेस क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इस शूज को हल्का सा और टिल्ट कर रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे किया Ctrl+T एंड राइट क्लिक और यहाँ पे मैंने कर दिया पर्सपेक्टिव और पीछे से हल्का सा इसको नीचे की तरफ लेके जा रहा हूं। तो ये इस टाइप से टिल्ट हो गया, ठीक। अब फिलहाल इसको मैं अभी थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। मेरा जो आइडिया है कि ये शूज एक रॉक पे रखा हुआ रहे, क्योंकि इस टाइप के शूज हम लोग वहीं पे लेके जाते हैं, ठीक। तो मैं गूगल पे जाऊंगा और सीधा सर्च करूंगा रॉक PNG। आप चाहो तो रॉक का PNG खुद बना सकते हो क्रॉप करके। मैं यहाँ पे PNG सर्च कर रहा हूँ, ठीक। तो इसमें देखना है कि आपके शूज के कौन सा पर्सपेक्टिव मैच कर रहा है। पर्सपेक्टिव मतलब ये होता है कि जिस एंगल से शूज क्लिक किया हुआ है, आप जो पिक्चर यूज कर रहे हो रॉक का, वो भी सेम एंगल से क्लिक किया हुआ रहे। कोई चीज अगर हम ऊपर से क्रिएट करेंगे तो U एंगल बनेगा, नीचे से क्रिएट करेंगे तो U एंगल बनेगा, सामने से क्लिक करेंगे तो U एंगल बनेगा। तो मेरे शूज का जो एंगल है वो समझ लो सामने से थोड़ा सा ऊपर है, तो मैं उसी टाइप से यहाँ पे एक रॉक लूंगा। तो ये जो रॉक है उसका एंगल मुझे ठीक लग रहा है, तो हम इसको सीधा वहां पे लेके चलते हैं फोटोशॉप में और इसी पे सारा डिजाइन करते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पे इसको फोटोशॉप में लेके आ गया हूँ और इसको सबसे पहले नीचे लेते हैं,
ठीक। और इस रॉक को हम न्यू लेयर में ओपन करते हैं और देखते हैं इसकी कटिंग सही हुई है कि नहीं। अगर हम खुद से कटिंग करेंगे तो हमें पता है सही होगी, लेकिन मैंने इसको इंटरनेट से डाउनलोड किया है तो मुझे देखना होगा कि इसका कटिंग कैसा है। तो मैं कह रहा हूँ इसका जो बैकग्राउंड है मैं सिंपली ब्लैक कर रहा हूँ। जैसे मैंने ब्लैक बैकग्राउंड किया तो यहाँ पे कुछ इशू मुझे यहाँ पे इस पिक्चर में दिख रहे हैं। जैसे देख लो इसका कटिंग उतना सही से नहीं है, तो कटिंग पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कटिंग खराब हुआ तो आपका सारा ऐड ही खराब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कटिंग यहाँ से कर रहा हूँ। ठीक, पेन टूल लिया और पेन टूल से मैं सेलेक्ट करना यहाँ से स्टार्ट किया। ये रहा, इधर भी सिलेक्ट किया, इधर भी सिलेक्ट किया। जो भी वाइट पार्ट है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है, उसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। ये रहा एक्स्ट्रा पार्ट और इसको हमने यहाँ से हटा लिया। ठीक है, यहाँ पे भी आप जितना अच्छा आप कटिंग करोगे ना, आपके डिज़ाइन उतना ही बढ़िया बनेगा। ये तो मैं जस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से कर सकते हो। आप थोड़ा सा इस टाइप की इमेज में आप थोड़ा सा टाइम देना कि ये चीज़ें और ज़्यादा सही से बने। ठीक है, अब सीधा मैं इसको यहाँ पे लेके जा रहा हूँ और इसको इधर से मैच करवा रहा हूँ। मैक्स सिलेक्शन एंड इसको मैंने कर दिया इन्वर्स और इसको मैंने कर दिया मास्क। ठीक, अब ये बेटर है, पहले से बेटर है। और चाहो तो और भी थोड़ा सा मैं हटा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे लिए ठीक है, इससे मेरा काम बन जाएगा। अब मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ और इसका साइज थोड़ा सा बिगर कर रहा हूँ। इसका साइज थोड़ा सा और बिगर कर लिया और इसको मैंने यहाँ पे मैं इसको रख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ बेसिकली। अब जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ बहुत अमेजिंग है। जब भी आप इस टाइप का एड डिजाइन करो तो सबसे पहला काम आपको करना है कि जो भी आप प्रोडक्ट पिक कर रहे हो उसका सैचुरेशन गायब कर दो। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि शूज का सैचुरेशन गायब कर रहा हूँ। सीधे गए फिल्टर में, कैमरा रॉ फिल्टर, और इसमें से कलर मैं यहाँ से गायब कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया ओके। पत्थर के साथ भी हमें सेम करना है, रॉक के साथ भी सेम करना है, कैमरा रॉ फिल्टर, और इसका मैंने सैचुरेशन गायब कर दिया। टोन थोड़ा सा येलो कर दिया कि थोड़ा सा शूज से मैच हो जाए। अब मैंने कर दिया यहाँ पे ओके। तो गाइज अब आ रही है यहाँ पे शैडो बनाने की। तो मैं यहाँ पे सिंपल शैडो बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे न्यू लेयर लिया एक। ठीक है, आपको सीधे जाना, यहाँ पे न्यू लेयर लेना है और इसका नाम रखना है शैडो। अब ब्रश पे गए और बैकग्राउंड को मैं फिलहाल वाइट कर देता हूँ कि शैडो मेरा दिखे। और न्यू इस पे गए, ब्रश पे गए और इसका लिया ब्लैक कलर हमने लिया और एक ब्रश यहाँ पे हमने ड्रॉ किया। इसे थोड़ा और बिगर हमने यहाँ पे एक ब्रश ड्रॉ किया। अब इस ब्रश को मैंने कंट्रोल टी किया और थोड़ा सा नीचे की तरफ इसको शिफ्ट किया, थोड़ा सा बिगर किया और इसको सीधा ले गए उसके नीचे ले जाके मैं जस्ट इसको हल्का सा टिल्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब शैडो डालने से जब मैं जूम कर रहा हूँ तो पता चल रहा है कि इस शूज की भी कटिंग सही से नहीं हुई है। तो मैं शूज पे भी डबल क्लिक करूंगा और इस पे क्लिक किया और सीधा सेलेक्ट एंड मास्क, और यहाँ पे जाके मैं हल्का सा इसका एज को अंदर की तरफ शिफ्ट करके इसको कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करूंगा और फर्दर हल्का सा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करूंगा और इसका एजेस को हल्का सा रिड्यूस करके ये अपना काम बन जाएगा। मैंने यहाँ पे कर दिया सेलेक्ट लेयर मास्क, ये मैंने यहाँ कर दिया लेयर मास्क। अब मैंने कर दिया इसको सेव। अब इसी शैडो को मैं कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे दूसरा शैडो क्रिएट कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा मैं इस तरफ टिल्ट कर रहा हूँ हल्का सा। ठीक है, ये शैडो जैसा लगे। अब इस शैडो को एक बार और डुप्लीकेट कर रहा हूँ और इसको हम सीधा लेके चलते हैं इसके ठीक ऊपर ले जाने, जो ऊपर है उसको थोड़ा सा और चौड़ा कर रहा हूँ और थोड़ा सा टिल्ट करके इसकी ओपेसिटी हल्की सी मैं डाउन कर रहा हूँ। ठीक, अब मैं यहाँ पे एक और न्यू लेयर ले रहा हूँ। सिंपली ब्रश पे गया और जो डार्क एरिया है ना उसमें थोड़ा सा और डार्क कर रहा हूँ इसको ऐसे, और डार्क करने के बाद इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन और लेयर मोड मैं यहाँ पे चेंज करके देखता हूँ कौन सा सही लग रहा है। तो मुझे लग रहा है सॉफ्ट लाइट में जब आप जाओगे ना तो ये सही हो जाएगा। तो सीधा मैं जा रहा हूँ सॉफ्ट लाइट, ये यहाँ पे ठीक लग रहा है। अब मैं यहाँ पे एक और नया लेयर लूंगा और अब एक शैडो का इसका मैं शैडो बना रहा हूँ सिंपली ऐसे। ठीक है, इस तरह से मैं इसका शैडो बना रहा हूँ और इसकी मैं ओपेसिटी कर रहा हूँ डाउन।
और कंट्रोल टी किया और इसका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव इसको मैंने यहाँ पे ठीक कर दिया। और इसका भी मैं एक बार लेयर मोड चेंज करके देखता हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो ये ऐसे ही है, ठीक लग रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे लॉक कर रहा हूँ और इस तरफ से इसको थोड़ा सा और आगे करना पड़ेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ। तो ये अपना थोड़ा सा शैडो जैसा क्रिएट हो गया है। इसकी ऑपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ हल्का सा, ठीक है। इधर से भी हल्का सा मैं इसको पर्सपेक्टिव करके डिस्टॉर्ट करके इसको ना थोड़ा सा यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ठीक। और इसका मैंने शैडो कर दिया थोड़ा सा डाउन। तो गाइस अब जो मैं बताने वाला हूँ वो भी काफ़ी कूल चीज़ है। आपको बैकग्राउंड ऐड करने से पहले आप फोरग्राउंड ऐड करो, जो कि आपके सामने की चीज़ होगी। वो क्या करेगा, एक डेप्थ क्रिएट करेगा। तो मैं फिर से एक और रॉक लेके आने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, इसी में से कोई सा रॉक पिक कर लेता हूँ। जैसे मैंने, तो गाइस ये रॉक मुझे यहाँ पे ठीक लग रहा है, मुझे ऐसा ही रॉक चाहिए था, जस्ट एक तरफ से वो चीज़ें हो। तो इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है और इसको हम सीधा लेके चलते हैं फोटोशॉप में। यहाँ पे ये रॉक आ गया। इस रॉक के साथ भी सेम करेंगे। इसका सबसे पहले इसका सैचुरेशन गायब करेंगे, कलर गायब करेंगे, ठीक है। मैंने इसका कलर गायब कर दिया और कर दिया यहाँ पे ओके। अब इसको हम सबसे ऊपर लेके जाएंगे और इसको कंट्रोल टी करके इसको टिल्ट करेंगे और थोड़ा सा इसको यहाँ ले आए, थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर दिया और इसको हम करेंगे ब्लर। तो सीधा मैंने इसको कर दिया यहाँ से गॉसियन ब्लर और थोड़ा सा कम ब्लर करेंगे, हल्का सा पता भी चले कि ये एक रॉक है। और अगेन फिर से कैमरा रॉ फिल्टर में जाके इसको येलो टोन में थोड़ा सा लेके जाएंगे और इसको कर दिया हमने ओके, ठीक है। इतना तक ठीक है। अब हमें थोड़ा सा और डेप्थ क्रिएट करना है, तो इसके लिए छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे और ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ पे ग्रास ऐड कर रहा हूँ जस्ट इस पिक्चर के आगे। तो यहाँ पे मैंने ग्रास का एक पीएनजी, उसी तरीके से आप ग्रास पीएनजी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और इसको इस रॉक के ठीक में पीछे लेके जा रहा हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ, इसको भी मैं कर रहा हूँ ब्लर, गॉसियन ब्लर और हल्का सा कम ब्लर की पता चले कि ये ग्रास है और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इस ग्रास को डुप्लीकेट कर रहा हूँ सिंपली और डुप्लीकेट करके इसको शूज के पीछे लेके जा रहा हूँ। शूज और रॉक के दोनों के पीछे ही लेके यहाँ पे जा रहा हूँ कि एक डेप्थ क्रिएट करे और पता चले कि हाँ ये यहाँ पे ऑलरेडी है। तो मैं इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और इसको मैं ब्लर नहीं करूँगा क्योंकि ये शूज के साथ है, तो ये ब्लर करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। इसको एक बार और कॉपी करके इसको हल्का सा यहाँ पे रखूँगा, ठीक। तो ये नीचे का जो बेस है वो मुझे अब क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। आप भी देख सकते हो ये बेस ऑलमोस्ट क्रिएट हो रहा है। अब मैं इस सबको एक फोल्डर बना लेता हूँ सिंपली और कंट्रोल जी और मैंने इसका नाम रख दिया शूज और इसको थोड़ा सा और बिगर कर लेता हूँ, इतना ये चलेगा। अब बारी यहाँ पे कॉन्सेप्ट पिक्चर ऐड करने के लिए। तो फ्री पिक्चर की एक वेबसाइट है pixels.com, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ फ्री स्टॉक इमेज, तो वो हमें लेके जाएगा पिक्सल पे। यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ फोटोग्राफर रॉक ऐड कर देता हूँ, तो उसी से रिलेटेड चीज़ें दिखेगी। तो इसमें बहुत सारी फ़ोटो है, आप देखो आपके पर्सपेक्टिव कौन मैच कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक तो ये वाला भी मैच कर सकता है और एक ये वाला भी मैच कर सकता है। तो मैं इसको सिंपली यहाँ से इसको डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए। यही गलती करते हैं लोग, आप पिक्चर डाउनलोड करते हो, आप उसी पिक्चर का बैकग्राउंड यूज़ करते हो। नहीं, आपको सब कुछ खुद से क्रिएट करना है। तो मुझे इस पिक्चर का बैकग्राउंड नहीं चाहिए। अगर मुझे ऐसा भी बैकग्राउंड चाहिए होगा ना, तो मैं खुद से क्रिएट करूंगा, ना कि मैं इस पिक्चर का यूज़ करूंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस पिक्चर का इस बंदे को यहाँ से निकालना है इस रॉक के साथ। तो ये मैंने यहाँ पे इसका पीएनजी निकाली, आप सबको पता है पीएनजी कैसे करते हैं। और सीधा मैं इसको लेके चल रहा हूँ अपने इमेज पे। तो ये अपने इमेज पे यहाँ पे इसको लेके जा रहा हूँ। फिलहाल इसको मैं छोटा रख रहा हूँ, इतना छोटा, ठीक। अब ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, ऑफ कोर्स हमें पता है ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। अब हमें क्या करना है, एक बैकग्राउंड ऐड करना है। एक डेप्थ क्रिएट करने के लिए मुझे एक बैकग्राउंड ऐड करना है। तो मुझे माउंटेन वाला ही चीज़ें कोई ढूंढना है। तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ माउंटेन फोटोग्राफी, लोअर एंगल से मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे लोअर लिख के सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसमें बहुत सारी पिक्चर है और मुझे ये वाली पिक्चर मुझे कुछ ठीक लग रही है। आप जब पिक्चर यूज़ करते हो तो आप कॉपीराइट देख लो। मैं तो आप लोगों को सिखाने के लिए यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अगर मुझे क्लाइंट के लिए यूज़ करना होता तो शायद मैं ये यूज़ नहीं करता, फिर मैं यहीं पे pixels.com जैसे साइट पे ही सर्च करता। तो इसको मैं सिंपली यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक। और इसका साइज थोड़ा सा
बिगर कर लेते हैं और इसको हम लेके चलते हैं सबसे पीछे। ठीक, अब यहाँ पे भी हमें सेम करना है, इसका कलर यहाँ से हमें गायब करना है। तो सिंपली मैं इसको कर देता हूँ कलर गायब। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे इस पिक्चर को यहाँ पे जस्ट मैं ऐड करके थोड़ा सा बिगर कर रहा हूँ। जब मैं इसको बिगर कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि ये जो माउंटेन है ये मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने इस पिक्चर को सीधा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया और इसको डबल क्लिक, और मैं ये माउंटेन यहाँ से हटा रहा हूँ। जब भी आप कटिंग करो बहुत ध्यान से करो। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। बहुत ध्यान से मैं इसको हटा रहा हूँ कि ये अच्छे से हटे, और अच्छे से आप कर सकते हो। ऑफ कोर्स हर किसी आप करोगे तो शायद और अच्छे से आप इसको कर सकते हो। तो मैं इसको सीधा इसको हटा रहा हूँ। अब यहाँ पे मेक सिलेक्शन करने के बाद में मैं सीधा इसको कर दूंगा इन्वर्स, और इन्वर्स करने के बाद में वही सिलेक्ट एंड मास्क और हल्का सा इसका रेडियस ठीक करेंगे और हल्का सा इसको स्मूथ करूंगा। और यहाँ पे मैंने कर दिया लेयर मास्क ओके, और इसको मैंने कर दिया सेव। यहाँ सेव करूंगा तो मेरे वाले डॉक्यूमेंट पे ऑलरेडी ये यहाँ से हट के सेव होके आ गया। ठीक है, अब इस पिक्चर को यहाँ पे इसमें जेल कराने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो इस पिक्चर में मुझे क्या करना है, इसका ही मुझे कलर गायब करना है। सीधा फिल्टर में गए, कैमरा रॉ फिल्टर, और इसका भी कलर हमने कर दिया गायब और कर दिया यहाँ पे ओके। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ और थोड़ा सा इसको मैं जूम कर रहा हूँ। जूम करने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको मास्क, और मास्क करने के बाद में मैं इसको सिंपली ब्रश से हल्का हल्का छोटा ब्रश करके इसको ड्रॉ करूँगा कि पीछे से ये सब मिट जाए, ये मिट जाए और ये सारी चीज़ें इसमें जेल हो जाए। ठीक है, ये देखो इसमें ये जेल हो रहा है अच्छे से। इसको थोड़ा सा एज पे लेके जाएंगे, ये देखने में थोड़ा सा ठीक भी लगे, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको जस्ट आप रिमूव कर दो। तो इसमें जेल होता हुआ ये दिख रहा है। ठीक, थोड़ा और इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए हम इसमें कुछ ग्रास के पीएनजी ऐड करें। थोड़ा और इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए हम इसमें ग्रास का पीएनजी ऐड कर देंगे। सीधा आप सर्च करोगे ना ग्रास पीएनजी, तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे ग्रास मिलेंगे, है ना, और इस टाइप ग्रास मिलेंगे तो आप इसको ऐड कर सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी कुछ ग्रास है जिसको मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो सिंपली मैं ये मेरे पास ग्रास है तो मैं इसको इसमें ऐड कर रहा हूँ। सिंपली मैंने इसको छोटा किया और इसको हल्का सा मैं इसको यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ एक को। ठीक, इसके साथ में हम सेम करेंगे, इसका भी कलर खा जाएंगे खा जाएंगे। ठीक है, इसको कर दिया ओके, और इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैंने छोटा किया और इसको हम ले गए यहाँ पे। ठीक, कुछ इसमें रिलेशन क्रिएट करने के लिए हम इसको एक यहाँ डाल देंगे, एक मैं इसको यहाँ डाल रहा हूँ और एक मैं इसको यहाँ पे डाल रहा हूँ। ये थोड़ा सा लगे कि हाँ ये हर जगह है, सिर्फ हमने यहीं नहीं डाला है। ठीक, अब जो हमने यहाँ पे जो शूज़ के पीछे जो हमने वो लिया था, एक ग्रास लिया था, इस ग्रास को मैं फिर से एक बार लेके आऊँगा और हम इस पिक्चर के ठीक पीछे में इस ग्रास को ऐड करेंगे। ठीक है, मैं इस पिक्चर के ठीक पीछे इस ग्रास को ऐड कर रहा हूँ। ये रहा ये ग्रास, जस्ट एक रिलेशन क्रिएट करने के लिए कि हाँ चीज़ें आगे भी कुछ चीज़ें हैं। ठीक, अब मैं इसका बैकग्राउंड ब्लैक करके चेक कर लेते हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। ठीक है, ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे सब कुछ ठीक लगता हुआ दिख रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे स्काई ऐड कर देंगे, आप यही मिस्टेक करते हो। अभी भी इसमें डेप्थ नहीं है। अगर मैं मेरे पास स्काई का बंडल है, मैं यहाँ पे स्काई बंडल ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे ये स्काई यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को ये देखने में सही लग रहा होगा और बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कुछ कमी है। ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ कमी है। यहाँ जो मिसिंग है वो है डेप्थ। यहाँ डेप्थ ही यहाँ पे कोई डेप्थ ही नहीं है। अगर ये कॉर्नर पे खड़ा है तो मुझे कुछ ना कुछ आगे डेप्थ क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं फिलहाल स्काई डिलीट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक और माउंटेन मैं यहाँ पे सर्च करके ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो इसमें देखते हैं कौन सा माउंटेन इसमें सेट होगा। तो मुझे कुछ ऐसा माउंटेन चाहिए जो बहुत दूर से दिखे, जैसे इस टाइप का माउंटेन चाहिए जो एक डेप्थ क्रिएट करे। ये देख रहे हो, मुझे इस टाइप से माउंटेन चाहिए, ऐसा कुछ माउंटेन चाहिए। तो आप सर्च करोगे तो आपको मिल ही जाता है। तो मैंने भी एक माउंटेन यहाँ पे ये ढूंढ के यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है। जस्ट मैं इसको यहाँ पे इस पर मूव कर रहा हूँ। देख रहे हो, इसको मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा मैं बिगर कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरफ से। ठीक,
अब इसके साथ में भी थोड़ा सा मैं इसका कलर कम कर रहा हूँ, हल्का सा, ऑलरेडी कम लग रहा है लेकिन थोड़ा और कम कर रहा हूँ, और थोड़ा इसमें येलो शेड में इसको लेके चल रहा है, और मैंने यहाँ पे कर दिया ओके। अब हमने सब कुछ क्रिएट कर लिया, हमने बेस क्रिएट कर लिया, हमने बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया, हमने यहाँ पे आपका फोरग्राउंड क्रिएट कर लिया, और हमारा प्रोडक्ट भी यहाँ पे ठीक लग रहा है। प्रोडक्ट को मैं थोड़ा सा और बिगर कर देता हूँ कि थोड़ा सा और हाईलाइट हो जाए, ठीक है। प्रोडक्ट भी यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब बारी आती है स्काई की। इससे पहले आप स्काई ऐड करते तो आपका डिज़ाइन खराब हो जाता। अब यहाँ फील देख सकते हो, यहाँ पे ना सन वाला फील मुझे नहीं देना, मुझे यहाँ पे थोड़ा डार्क वाला फील देना है। तो मेरे पास स्काई का बंडल है, उसी में से हम डार्क वाला स्काई कोई चूज कर लेते हैं। मुझे लगता है ये स्काई 40 नंबर स्काई ठीक जाएगा, तो मैं इसको स्काई यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक। स्काई को सबसे नीचे लेके चलते हैं, और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे बिगर, और इसको मैं इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा और इसको बिगर कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये थोड़ा थोड़ा इमेज जैसा लुक दे रहा है और ऐड जैसा लुक आपको दे रहा होगा, लेकिन और भी इसमें बहुत कुछ करना है। अब देख सकते हो यहाँ पे जो इस माउंटेन में यहाँ पे लाइट थी, और यहाँ पे भी एक लाइट का क्रॉस बन रहा है, तो मैं यहीं पे एक फेक लाइट क्रिएट करने वाला हूँ। जस्ट मैं यहाँ पे एक ब्रश ले रहा हूँ और इसका नाम रखता हूँ सन, ठीक है। और ब्रश पे गए और वाइट कलर सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा बिगर कर लिया, इतना बिगर कम से कम, और यहाँ पे मैंने डाल दिया। इससे क्या होगा कि आपका डिज़ाइन भी खराब नहीं करेगा और वो सन जैसा भी यहाँ पे ये आपका दिखेगा। ट्राई करता हूँ कि वो जो सन वाला पार्ट है वो पिक्चर के ठीक नीचे आ जाए, तो ये देखने में उतना एक थोड़ा सा रियल टच भी यहाँ पे देगा, ठीक है। ये जो सन जो हमने क्रिएट किया है फेक सन, उसको थोड़ा सा ऑपेसिटी डाउन कर देता हूँ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्की सी इसकी ऑपेसिटी डाउन कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे भी और सही से यहाँ पे कटिंग इसकी हो सकती है, जैसे ये वाला जो अपने पास, इसकी कटिंग और सही हो सकती है। ये देख लो, इसको तो मैं यहाँ पे इसको मास्क कर रहा हूँ और मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके और इसको हल्का सा ऐसे इसमें मर्ज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये देखने में अब ये ठीक अब लग रहा है। तो गाइस अभी भी ये फिनिश नहीं है, अभी भी इसमें बहुत कुछ करना है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक कलर टोन ऐड करते हैं। तो मैं सीधा जा रहा हूँ यहाँ पे, राइट क्लिक करके सीधा जा रहा हूँ कलर लुकअप, और इसमें से एक कलर टोन सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट वाले टोन है, ठीक है। ये टोन भी मुझे ठीक लग रहा है, और आपको जो टोन ठीक लगे आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे ये टोन ठीक लग रहा है, और ये इस टोन में मुझे इतना इफेक्ट नहीं चाहिए, तो मैं इसकी ऑपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर देता हूँ, ठीक। उसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए लेवल, तो लेवल मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ और थोड़ा सा इसको डार्क कर रहा हूँ और थोड़ा सा लाइट भी इसमें बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। डार्क ज़्यादा ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा इसको कम कर रहा हूँ, और उससे पहले जो हमने कलर लुकअप ऐड किया था उसको थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, ठीक। अब मुझे यहाँ पे चाहिए एक कलर बैलेंस, तो मैं सीधा गया यहाँ पे FX, और यहाँ पे मैंने सर्च किया कलर बैलेंस, और कलर बैलेंस में मैं इसको थोड़ा सा इसमें रेड वाला फील दूंगा, और नीचे थोड़ा ग्रीन वाला फील, थोड़ा ब्लू की तरफ, और थोड़ा इसमें इस तरफ से मैं थोड़ा सा फील दूंगा। अब मुझे इसमें कलर इन्हांस करना है जो हमने कम किया था, तो सीधा हम लेयर पे चलेंगे और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया ह्यू एंड सैचुरेशन, और इसमें मैंने क्या किया, सैचुरेशन हल्का सा यहाँ पे ऐड कर दिया, और सैचुरेशन ऐड करके हम इसको थोड़ा सा इसमें टोन, इसका ह्यू भी इसका हल्का सा छेड़ते हैं, तो ये थोड़ा और ठीक हो जाएगा। सैचुरेशन ज़्यादा ना हो जाए इसलिए हम इसको मैनेज रखते हैं। तो अब ये हमें थोड़ा अब हमें ठीक लग रहा है, अभी भी ये फिनिश नहीं है। अब हमें क्या करना है, लेयर पे जाना है, सबसे ऊपर जाना है, और यहाँ पे एक ब्लैक कलर का एक लेयर ड्रॉ करना है, ठीक। इस लेयर को हमने कर दिया ब्लैक। अब इसको मास्क करना है और ब्रश पे जाना है, और ब्रश का साइज हमें बिगर करना है और रिमूव करना है। जैसे इधर से हमने रिमूव कर दिया और ऊपर से रिमूव कर दिया, और नीचे से हल्का सा मुझे नीचे से डार्क ही छोड़ना है, ठीक। तो अब ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे कलर बैलेंस ऐड किया था उसमें थोड़ा सा और मुझे छेड़ने का मन कर रहा है, थोड़ा सा और इसको अच्छा करने का मन कर रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा और ठीक कर रहा हूँ। ये टोन मुझे यहाँ पे उससे ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो इसके बाल सही से कटिंग नहीं हुई है, तो आप इसको ठीक कर सकते हो। आप ध्यान रखना कि ये चीज़ें एकदम एक्यूरेट हो और एकदम सही हो, लेकिन फिर भी मैं इसको यहाँ पे ठीक कर देता हूँ।
इसको मैं सिंपली और यहाँ पे ब्रश साइज छोटा किया और इसको मैं हल्का सा हटा देता हूँ, तो ये ऑलरेडी देखने में ये ठीक हो जाएगा। अब ये थोड़ा थोड़ा ऐड जैसा लग रहा है। ओके, तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे लोगो ऐड करने का। तो ये शायद वुडलैंड का है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ वुडलैंड लोगो, वुडलैंड लोगो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वुडलैंड का PNG लोगो निकाल रहा हूँ सिंपली, और वुडलैंड का जो लोगो है ये पूरा ग्रीन के साथ है, तो मैं ग्रीन के साथ ही यहाँ पे यूज़ करूँगा। फिलहाल मैं इसको सबसे टॉप पे लेके जाता हूँ, जो सबसे टॉप है वहाँ लेके जाता हूँ। ठीक, अब मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करूँगा। मैं चाहता हूँ लोगो में यहाँ पे रखूँ या इधर रखूँ, इधर सबसे बेस्ट रहेगा। ये वाला ग्रीन हम यहाँ से पिक कर लेते हैं, जो इसका ग्रीन है, प्रिंट स्क्रीन और पेस्ट किया, और ये ग्रीन मैंने यहाँ से इसका पिक कर लिया और इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको डबल क्लिक और ये मैंने ग्रीन यहाँ से पिक कर लिया। इसको ग्रीन को थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको चाहो तो आप ऊपर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे नीचे ज़्यादा ये सही लग रहा है, सेंस इसका नीचे ज़्यादा बन रहा है अच्छे से। थोड़ा सा इसको छोटा और लोगों को ले गए ऊपर, और इसको लोगों को इसके ऊपर ले आते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और लोगो कलर कर देते हैं हम वाइट। सीधा हमें कलर ओवरले में गए और हमने लोगो कलर कर दिया वाइट। अब ये देखने में थोड़ा थोड़ा एक ऐड जैसा हमें फील दे रहा है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि ये यहाँ पे जो एजेस बहुत शार्प लग रहे हैं, उतना ज़्यादा वो फील दे नहीं रहा है। तो मैं करता हूँ मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर ले रहे हैं, ब्रश पे गए और यहाँ पे सेम टोन का मैंने यहाँ पे एक ग्रे टोन का मैं ब्रश यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे इसके आसपास में ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक, और इसको मैं लेयर मोड इसका चेंज कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा ठीक लगे। यहाँ पे मुझे ये ठीक लग रहा है और इसकी ऑपेसिटी मैंने थोड़ी सी डाउन कर दिया, तो हल्का सा सॉफ्ट टच यहाँ पे ऐड हो जाता है, जो कि देखने में काफ़ी कूल लगता है। अब मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ अभी फिलहाल। अब बारी आती है यहाँ पे टेक्स्ट लिखने की, तो यहाँ पे एक्शन की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले फॉन्ट यूज़ करूँगा। ब्रिक्शन करके एक फॉन्ट है, ब्रिक्शन वुड, वो फॉन्ट मुझे काफ़ी इसके लिए कूल लग रहा है। या आप यहाँ पे मैं सर्च करके दिखा रहा हूँ, ब्रिक्शन प्रेस्ट करके एक फॉन्ट है, और ये फॉन्ट मुझे यहाँ पे सही लग रहा है। ठीक है, मैं यही सेम फॉन्ट यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, और मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ सिंपली थोड़ा सा इसको हम बिगर कर लेते हैं, इसका गैप कम कर रहा हूँ, साइज थोड़ा सा बिगर, और मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ चीज़, उसके नीचे कर देता हूँ योर, थोड़ा सा छोटा इसको, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, इसी को दोबारा कॉपी किया और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ पैशन, चेज योर पैशन। थोड़ा सा इसको मैं बिगर कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, मुझे इसको पैशन से कनेक्ट करना है। ठीक है, चेज को भी थोड़ा सा बिगर कर देता हूँ। ठीक, और इसके नीचे एक दूसरे फॉन्ट में लिख देते हैं इस शूज़ के बारे में, है ना। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट जो यूज़ कर रहा हूँ वो है मॉडर्न, MORN, मॉडर्न, और इसका मैं कलर कर रहा हूँ वाइट, और लिख रहा हूँ विथ चेज योर पैशन विथ। अब सारे टेक्स्ट को मैं एक ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, Ctrl+G, और इसको मैं Ctrl+T किया और कंट्रोल होल्ड करके मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा बिगर भी कर रहा हूँ। ठीक है, और इसका कलर मैं कर देता हूँ सबका वाइट, तो सीधा कलर ओवरले पे गए और मैंने इसका कलर कर दिया वाइट। ठीक, अभी देखने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन नीचे वाला फॉन्ट थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो विथ आवर को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ इसको, और शूज़ कलेक्शन वाले को मैं थोड़ा सा अभी भी ये देखने में काफ़ी कूल लग रहा है, काफ़ी सही लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी और कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें ऐड होनी चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस शूज़ वाले को थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, और ठीक, और इसका जो मैं टेक्स्ट का विजिबिलिटी को मैं थोड़ा सा डाउन कर रहा हूँ, तो ये और अच्छा लगेगा। ये देखो, ये थोड़ा सा मैंने इसको डाउन किया तो ये और भी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में। ठीक है, अब लास्ट काम करते हैं, यहाँ पे एक वेबसाइट ऐड कर देते हैं, www.
इसको मैं सिंपली छोटा किया, इसके बीच का थोड़ा सा गैप बढ़ा देते हैं और इसको ले जाते हैं हम सबसे ऊपर, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। और ये देखने में काफ़ी कूल लग रहा है, काफ़ी सही लग रहा है। कलर बैलेंस को हम थोड़ा सा और ठीक कर सकते हैं कि ये देखने में थोड़ा सा और इसका लुक एंड फील आ जाए। ये रहा, ये देखो। अब इस ऐड को देखो, क्या ये प्रोफेशनल ऐड लग रहा है या नहीं लग रहा। 100% ये एक प्रोफेशनल ऐड लग रहा है। तो गाइस आपने देखा कितना इजी तरीके से हमने एक मैनिपुलेशन ऐड क्रिएट कर लिया। बेसिकली ब्रांड के पास अगर बजट होता तो मैं इस लोकेशन पे जाके मैं इस तरीके की फोटो क्लिक करना चाहता था, लेकिन हम यहाँ बैठे बैठे फोटोशॉप से हमने उस टाइप की चीज़ें यहाँ पे क्रिएट कर दी है। और अभी आपको लग रहा होगा कि ये अभी भी डन है, लेकिन नहीं, इसमें एक चीज़ और ऐड करना है जो है शार्पनेस। तो मैं सीधा इसको मैं पहले सेव कर रहा हूँ। पहले आप इसको सेव करके बाहर निकाल लो फोटोशॉप से। तो मैं इसको JPEG में मैं यहाँ पे इसको सेव कर रहा हूँ, और सेव करने के बाद में मैं इसको दोबारा से फोटोशॉप में फिर से इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। और ओपन करने के बाद इस लेयर को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर रहा हूँ, और मैं जा रहा हूँ फिल्टर में जाने के बाद मैं जा रहा हूँ हाई पास, और इसमें हाई पास हल्का सा इसमें हाई पास ऐड कर रहा हूँ। और उसके बाद में पहले वाले हाई पास का लेयर में कर रहा हूँ लीनियर लाइट। अभी देखो, अभी 100% ऐड और शार्पनेस ज़्यादा होगी हल्की सी, थोड़ा सा इसको कम कर दो। देखो कितना कूल और कितना प्रोफेशनल लग रहा है। इसको जस्ट आप हाइड कर दो, और इसको हाइड करने के बाद देखो ऐसा है, और ऑन करने के बाद देखो ये ऐसा है। ये एकदम एक्यूरेट और एकदम सही लग रहा है। आप चाहो तो इसमें और भी कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, जैसे इसके ऊपर से आप जैसे इसके ऊपर से और भी आप कलर ग्रेडिंग ऐड कर सकते हो। जो भी आपके पास लट्स है, जो भी कुछ है, आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे फोटो फिल्टर ऐड कर रहा हूँ। जो भी आप फील देना चाहो आप यहाँ पे इसमें दे सकते हो। जितना देना चाहो आप इसको उतना फील यहाँ पे दे सकते हो। टोटली यहाँ पे आपकी मर्जी है, ठीक है। तो गाइस आपने देखा छोटी छोटी चीज़ को कैसे यूज़ करके हम एक फोटो मैनिपुलेशन ऐड क्रिएट कर सकते हैं, जो कि देखने में काफ़ी क्रिएटिव, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी प्रोफेशनल लगता है। जो आपके छोटे छोटे मैंने टिप्स बताए वो बहुत यूजफुल है। आगे और भी मैं बात करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको टिप्स ही सिर्फ बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए। लेकिन ये आप देखो ये कितना प्रोफेशनल और कितना सही लग रहा है, जस्ट एक सिंपल स्टेप से। 3 चीज़ पे आपको ध्यान देना है। पहला आपको ध्यान देना है कलर, दूसरा आपको ध्यान देना है पर्सपेक्टिव, और तीसरा आपको ध्यान देना है कॉन्सेप्ट, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और उस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप मैनिपुलेशन ऐड क्रिएट करते हो तो किस किस चीज़ों पे ध्यान देना है, और कौन कौन से वो ट्रिक है जो आपका गेम चेंजर हो सकता है, ठीक है। तो सीधा चलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मैनिपुलेशन ऐड कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम बहुत सारे पिक्चर को एक साथ मर्ज करके हम एक बढ़िया और अमेजिंग सा एक ऐड बैनर क्रिएट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है आज के डेट में। ये काम कुछ बड़ी एजेंसी ही कर रही है, नॉर्मल लेवल पे कोई भी इस तरीके काम नहीं कर रही है। अगर आपको आता है तो आपका लेवल अपने आप अप हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो कि इस टाइप के ऐड बनाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले। कुछ ऐसे सीक्रेट है, कुछ ऐसे रूल है जो कि इस टाइप के ऐड बनाने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। सबसे पहला रूल तो आप लोगों को पता चल ही गया है कि जो भी आप इमेज लो उसका सैचुरेशन डाउन कर दो, उसका सैचुरेशन आप डाउन कर दो, पहला टिप। सेकंड टिप्स ये है, जो भी एलिमेंट आप चूज करते हो सब कुछ आपका अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैकग्राउंड के साथ में स्काई भी मर्ज है, ऐसा मत करो। स्काई अलग से लो, बैकग्राउंड अलग से लो। क्यों? क्योंकि आपको हर चीज पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। यही इसका मेन रीजन होता है कि आप हर चीज अलग अलग लो, ठीक है। और सबसे मेन बात जो आपको सीखने वाली है, जो आपको ध्यान देने वाली है कि किस पार्ट्स को आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, किस पार्ट को कितना स्पेस देना है, ये बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पे कुछ आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि कितना कितना आपको ध्यान देना है। मान लो कि ये अपना पूरा ग्राफिक है, ठीक। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है कि आपका जो नेगेटिव स्पेस है उसको आपको सबसे ज़्यादा स्पेस देना है। अराउंड 60% एरिया आपको नेगेटिव स्पेस को देना है। कभी नेगेटिव स्पेस आपका स्काई भी हो सकता है, या अगर जिसमें स्काई नहीं है उसमें आप ऐसी चीज़ों को नेगेटिव स्पेस में काउंट करो जो कि वहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट करे। जैसे कि मैं घर में कोई चीज़ कर रहा हूँ तो मैं घर का जो दीवार होगा या कुछ उसको मैं ज़्यादा
स्पेस दूंगा कि वो चीज़ें उस तरीके से भव्य और उस एलिमेंट में वो चीज़ें दिखे। 60% एरिया जो है आपको नेगेटिव स्पेस में देना चाहिए। मेरे वाले केस में स्काई हो सकता है, अगर आप में स्काई है तो स्काई को सबसे ज़्यादा एरिया दो, अराउंड 60 to 70% आप उसमें दे सकते हो। ठीक, 10% एरिया जो है, जो आपका 10% वाला एरिया होता है वो आप अपने सब्जेक्ट को दो। ठीक है, जो आपका 10% एरिया होता है वो अपने सब्जेक्ट को आप दो, ये जो आपका 10% एरिया होता है। ठीक, 5% एरिया जो होता है, 5% एरिया, वो 5% एरिया आप फोरग्राउंड को दो, जो कि आपके आगे है, जो इमेज के सबसे आगे होती है, जिसको आप डेप्थ क्रिएट करने के लिए यूज करते हो। ठीक, और गाइस 20% एरिया आप अपने बेस को दो और बैकग्राउंड को दो। बेस और बैकग्राउंड को दोनों को मैच करके आप 20% एरिया, जो एरिया बच गया है वो बेस और बैकग्राउंड को मैच करके दो। यही सबसे मेन रूल होता है। कभी कभी क्या हम करते हैं कि बेस को ज़्यादा स्पेस दे देते हैं और स्काई छोटा सा कहीं दिख रहा है, वो ऐड कभी भी आपका अच्छा नहीं लगेगा, वो हमेशा बोरिंग ऐड ही लगेगा। अब आप गूगल पे जाओ और अपने एंड पे सर्च करो, इस टाइप के ऐड, मैनिपुलेशन ऐड सर्च करो और देखो कि जो मैं कह रहा हूँ वो कितना % सही है। ज़्यादा से ज़्यादा एरिया स्काई को 100% दिया होगा, जहाँ स्काई नहीं है वहाँ पे इन्वायरमेंट को दिया होगा, अगर दीवार है तो दीवार को दिया होगा, घर है तो घर को दिया होगा। उस तरीके से आप यहाँ पे एरिया बिल्ड कर सकते हो। तो ये सब एक गोल्डन रूल है। मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। जो भी एलिमेंट लो उसका कलर डाउन कर दो, फर्स्ट। सेकंड, जो भी आप डिजाइन करते हो लेयर बाय लेयर डिजाइन करो, कोई भी चीज मिक्स नहीं होना चाहिए, हर चीज अलग अलग आप यहाँ पे डिजाइन करो। ठीक, थर्ड है कितना स्पेस देना चाहिए, उसमें क्या है, नेगेटिव स्पेस को सबसे ज्यादा एरिया दो, जैसे स्काई और बहुत बाकी सारी चीजों को सबसे ज्यादा स्काई, सबसे ज्यादा स्पेस दो, अराउंड 60 to 70% आप उसको दे दो। 10% आप अपने सब्जेक्ट को दो। ठीक है, 10% आप अपने सब्जेक्ट को दो, 10 से 15% आप कर सकते हैं। ठीक, 20% में आपको बैकग्राउंड और बेस दोनों क्रिएट करना है और 5% एरिया आपको अपने फोरग्राउंड को देना है। अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे तो आपका एड अपने आप प्रोफेशनल और अच्छा लगेगा। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि पर्सपेक्टिव मैच करा के चीजों को लो। पर्सपेक्टिव मैच होता है कि जो भी एलिमेंट आप ले रहे हो वो सेम एंगल से क्लिक किया हुआ होना चाहिए। जैसे अगर मैं कोई चीज बैठ के क्लिक कर रहा हूँ तो जितने भी आप पिक्चर लो वो बैठ के क्लिक किया गया ही हो, तभी आपका पर्सपेक्टिव मैच होगा। तो ये कुछ टिप्स थे जो कि आपको मैनिपुलेशन ऐड क्रिएट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और ये टिप्स देखने में सिंपल लगता है, लेकिन गाइज यकीन मारो ये टिप्स अमेजिंग हो। और ये मेरे 15 साल का मेहनत है जो मैंने डिकोड किया है। ये जहाँ जहाँ अप्लाई होता है वो चीज़ अपने आप अमेजिंग हो जाता है। तो ये चीज़ आप फॉलो करो और देखो कैसे क्रिएट होता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ, जहां मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे एलिमेंट जिसका आपको नाम नहीं पता लेकिन वो बहुत ज़्यादा जरूरी है और उसका नाम आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसको यूज़ कर पाओगे। तो चलते हैं सीधा नेक्स्ट एपिसोड में और वहां मैं आपको कुछ एलिमेंट्स के नाम बताऊंगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। ठीक, तो गाइस फोटो मैनिपुलेशन ऐड करने में सबसे पहला एलिमेंट तो सबसे ज्यादा यूजफुल है, उसका नाम है ऑप्टिकल फ्लेयर्स। ऑप्टिकल फ्लेयर्स होता क्या है, जैसे आपको फेक लाइट क्रिएट करनी है या आपको सन क्रिएट करना है या लाइट इफेक्ट क्रिएट करना है तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकल फ्लेयर्स। तो मैं यहाँ पे सीधा सर्च कर रहा हूँ ऑप्टिकल फ्लेयर्स। ठीक है, गूगल पे आपको देखोगे बहुत टाइप के आपको ऑप्टिकल फ्लेयर्स मिल जाएगा। ऑप्टिकल फ्लेयर्स होता क्या है कि जब ऑप्टिकल पे जैसे कोई ग्लास पे कोई लाइट पड़ती है वो जो फ्लेयर्स बनता है वो ऑप्टिकल फ्लेयर्स बोलते हैं। तो इस टाइप के ऑप्टिकल फ्लेयर्स आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। जैसे मैं मान लो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और ऑप्टिकल फ्लेयर्स वही यूज़ करना जिसका बैकग्राउंड ब्लैक हो या फिर PNG हो। तो मैं यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड वाला यूज़ कर रहा हूँ और सिंपली मैं आपको यहाँ पे ऐड करके दिखा रहा हूँ। और इसका जैसे आप लेयर मोड चेंज करोगे, ये देखो जैसे आप यहाँ पे लेयर मोड चेंज करोगे ये एक अच्छा इफेक्ट यहाँ पे देने लगता है। ये देख रहे हो, ये आपको अच्छा इफेक्ट यहाँ पे दे रहा है, ये देख रहे हो, और ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ये क्रिएट भी हो रहा है। तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल फ्लेयर्स। ठीक है, तो भाई अब दूसरा सबसे यूजफुल चीज़ है वो है ग्रंज टेक्सचर। आप सीधा सर्च करोगे ग्रंज टेक्सचर तो इस टाइप के आपको टेक्सचर यहाँ पे मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है जब आप टाइटल या बहुत सारी चीज़ों डिज़ाइन कर रहे हो। तो इसको बोलते हैं ग्रंज टेक्सचर। जैसे मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर रहा हूँ और इसको जस्ट मैं यहाँ पे रोटेट कर रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बिगर कर रहा हूँ और इसको जस्ट यहाँ पे इस टाइप से इसका लेयर मोड चेंज कर रहा हूँ। तो ये इस टाइप से एक इफेक्ट क्रिएट करता है। आपको ये इफेक्ट जहाँ रखना है वहाँ रखो और जहाँ नहीं रखना है वहाँ से आप इसको मास्क करके सिंपली इसको डिलीट कर सकते हो। मान लो मुझे यहाँ नीचे नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। मुझे जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ वहाँ रखूँगा और इसकी ओपेसिटी यहाँ पे
डाउन कर दूंगा तो ये इस टाइप का इफेक्ट क्रिएट करता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है देखने में। थर्ड पे चलते हैं ओवरले। ओवरले में बहुत सारी चीज़ें होती है, एक होता है बोके, दूसरा होता है लाइट हिट्स और तीसरा होता है लाइट रेस। तो सबसे पहले मैं आपको बोके वाला दिखाता हूँ, इसको सिंपली सर्च बोलते हैं, इसको बोके ओवरले, बोके ओवरले, ठीक है। इस टाइप के ओवरले होता है जो कि सॉफ्ट पिक्चर में यूज़ होता है, इस टाइप के पिक्चर में यूज़ नहीं होगा, लेकिन सॉफ्ट वाली चीज़ों में इस टाइप का आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको लाइट्स का बोके क्रिएट करना है। जैसे मान लो ये है और मुझे यहाँ पे लाइट्स का मान लो बोके क्रिएट करना होगा, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा और इसको इस टाइप से यहाँ पे चीज़ें ये बन जाएगी। ये 100% यहाँ के लिए नहीं है, लेकिन अगर कोई सॉफ्ट या कोई ब्यूटी का ऐड होता तो ये चीज़ें देखने में फिर सही लगती, ठीक है। उसके बाद बारी आती है लाइट हिट्स के बारे में। सिंपली आप सर्च करोगे यहाँ पे लाइट हिट्स ओवरलेज, ठीक है। ये देखो यहाँ बहुत सारे लाइट हिट्स के ओवरलेज देख रहे हैं जो मूवीज़ में हर जगह यूज़ होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ये वाला ओवरले कॉपी कर रहा हूँ और मान लो मैं ये वाला कॉपी कर रहा हूँ, या बहुत कोई भी आप कॉपी कर सकते हो। मान लो मैं ये वाला कॉपी कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा बिगर करके यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक। और इसका लेयर मोड फिर से मैं चेंज कर रहा हूँ, तो ये अलग टाइप से यहाँ पे ये इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। देख रहे हो कितना बढ़िया सा ये इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, ठीक। और इसमें एक लाइट वाला टोन आ जाता है और इसको सही करना है, जस्ट इसका लेवल आप थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। यहाँ पे जाओ लेवल में और इमेज लेवल, और थोड़ा सा आप इसका लेवल में डार्क एरिया बढ़ा दो, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है देखने में, ठीक है। इसको बोलते हैं लाइट हिट्स। नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ है आपका जिसको बोलते हैं लाइट रेज। आप सीधा सर्च करोगे, यहाँ पे सर्च करोगे लाइट रेज ओवरले, ठीक है। और इसमें ये देखो इस टाइप के ओवरले जो लाइट के रेज होते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे कॉपी करो और आप यहाँ पे इसको पेस्ट करो, ठीक है। और जहाँ से भी सन आ रहा है आपको वहाँ लगाना पड़ेगा। जस्ट मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ कि इसमें तो लाइट रेज की जरूरत नहीं है, लेकिन आप किसी इमेज में आपको जरूरत पड़ सकती है। तो ये इस टाइप से देखो कितना सॉलिड लग रहा है। अगर सन यहाँ होता तो ये बहुत ही सॉलिड लगता देखने में, जो ऊपर से जो रेज आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा कूल लगता देखने में। और इसको थोड़ा सा और यहाँ पे लेवल अप कर दोगे तो ये देखने में और भी ज़्यादा कूल हो जाएगा। सन यहाँ है इसीलिए इसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा, लेकिन सन अगर यहाँ होता तो बहुत अच्छा यहाँ पे रेज क्रिएट होता, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट होता है फॉग ओवरले। सब में आपको ओवरले यूज़ करना है। तो इसमें से इस टाइप की जो फॉग होती है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लो ये है, इसमें ब्लैक एरिया है तो ये जल्दी हो जाएगा। इसको यहाँ पे जस्ट क्रिएट करो सिंपली, और यहाँ पे जस्ट आप इसको ओवरले करो। ये देख रहे हो, ये इस टाइप के आप यहाँ पे फॉग क्रिएट कर सकते हो इधर, या जहाँ पे आपको परफेक्ट स्पॉट लगे वहाँ पे इस टाइप के आप फॉग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ओल्ड लेंस स्क्रैच। ये भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप सिंपली सर्च करोगे लेंस वाले आपको स्क्रैचेस आपको मिल जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप इस टाइप के पिक्चर में कहीं पे ऐड करते हो। सिंपली आप इसको ऊपर में ऐड करो और थोड़ा सा इसको बिगर कर दो और इसको यहाँ ले आओ और इसका जस्ट आप ओवरले मोड यहाँ पे चेंज कर दो। ये देखो जस्ट ऐड करने से ये कितना ज़्यादा एक अलग टाइप का ये यहाँ पे लुक आप यहाँ पे ये क्रिएट करता हुआ आपको दे रहा है। जस्ट इसका बस आप इसका थोड़ा सा ऑपेसिटी डाउन कर दो, कितना पोस्टर वाला लुक दे रहा है और कितना कूल लग रहा है देखने में। तो गाइज ये कुछ एलिमेंट्स थे जो कि फोटो मैनिपुलेशन में बहुत ज़्यादा काम आता है और इसको आपको याद रखना होगा। ये सारी चीज़ आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए और किस समय हमें क्या यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए, इस सब चीज़ को आपको याद रखना है। कुछ चीज़ें अगर मिस हो गई है तो जस्ट उसके आगे आप ओवरले डालो और आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे फायर ओवरले, फायर स्पार्क ओवरले, डस्ट ओवरले, बहुत सारी चीज़ आप ओवरले करके ऐड करोगे वो सारे ओवरले आपको मिल जाएंगे। और ये सारा काम इसी टाइप के फोटो में यूज़ होते हैं। जितने भी मूवी पोस्टर सब देखते हो इसमें हर जगह इसी टाइप के ओवरले यूज़ होते हैं और फिर ये अमेजिंग सा पोस्टर क्रिएट हो जाता है। तो अब चलते हैं सीधा नेक्स्ट एपिसोड की तरफ, और नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे साइज़ के बारे में कि सोशल मीडिया के जो बैनर्स होते हैं उसके साइजेस के बारे में कैसे पता चले कि कितना साइज लेना है और उसके पीछे क्या ट्रिक काम करता है। और सीधे चलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ हम बात करेंगे साइज़ के बारे में। तो गाइज ये लास्ट एपिसोड है और इस एपिसोड में मैं बताने वाला हूँ साइज़ के बारे में, क्योंकि ये
बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि साइज़ कितना लेना चाहिए, कैसे पता चले कि ये साइज़ कितना है। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही छोटा है और इसमें जस्ट मैं आपको कुछ हिंट दूंगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। साइज़ पता करने के बेसिकली बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे शॉर्टकट तरीका जो है वो फोटोशॉप में पहले से ही मौजूद है। सबसे कॉमन तरीके के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। अगर आपको किसी चीज़ का साइज़ पता करना है ना, तो सिंपली आप गूगल पे सर्च करो, आपको साइज़ मिल जाएंगे। जैसे आपको मान लो फेसबुक के पोस्ट का कितना साइज़ होता है वो आपको पता करना है, लेकिन आपको अपडेटेड साइज़ ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सीधा सर्च करोगे जैसे फेसबुक पोस्ट साइज़ 2020 ऐड करके सर्च करोगे कि 2020 में फेसबुक का पोस्ट का क्या साइज चल रहा है, तो यहाँ पे आपको हर टाइप के साइज यहाँ पे इमेज में दिखा देंगे। लेकिन आप यहाँ पे हर इमेज पे क्लिक मत करो, क्योंकि ये पुराने इमेज भी इसमें दिखाते हैं। तो लेटेस्ट जो अपडेट होता है वहाँ पे आपका 2020 मेंशन होगा, और ये रहा आपका लेटेस्ट अपडेट जहाँ पे 2020 मेंशन है। और इसमें देख सकते हो पेज कवर का ये साइज है, ग्रुप कवर का ये साइज है, इवेंट का ये साइज है, हर चीज़ का यहाँ पे साइज लिखा हुआ है। ये होता है पहला तरीका जो सबको पता है। सेकंड तरीका क्या होता है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, फोटोशॉप आपके लिए काम ऑलरेडी पहले से कर देगा। मान लो आपको किसी भी पोस्ट का साइज पसंद आया, मान लो आपका इसका साइज पसंद आया, ठीक, आप इसको सीधा यहाँ पे कॉपी इमेज करो और फोटोशॉप में जाके जैसे आप Ctrl+N करोगे वो साइज अपने आप ले लेगा कि ये साइज कितना था, और ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। देखो ये साइज अपने आप ले लिया। इसका जो साइज था वो था 1890 × 1890, ये इसका ओरिजिनल साइज था, और ये आप यहाँ पे अपने आप ले लिया। जस्ट आपको कॉपी करना है। इसी तरीके सिर्फ फेसबुक पे नहीं, इंस्टाग्राम पे भी हर जगह आप इसी टाइप के साइज अपने आप पता कर सकते हो। जैसे मैं कुछ पोस्ट करता हूँ जो इंस्टाग्राम में बहुत अच्छी तरीके से फिट होता है, तो उसके लिए आपको साइज में इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, जैसे मैं देखो यहाँ पे फोटोज़ में गया, मेरा रिसेंट पोस्ट ये था, यहाँ पर कॉपी किया और इसको मैंने Ctrl+N किया और यहाँ पे इसने अपने आप साइज बना दिया। ये देखो, अब अपना डिज़ाइन आप इस साइज पे कर लो और इसको देखोगे तो ये रहा साइज। और ये सबसे बेस्ट तरीका, इसके लिए आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। जैसे यूट्यूब होता है, यूट्यूब में कुछ चैनल आर्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो जैसे यूट्यूब चैनल आर्ट, मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल आर्ट, इसको आप सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको आप यहाँ से बेसिकली कॉपी भी कर सकते हो। इसको यहाँ पे कॉपी करो, Ctrl+N करो और पेस्ट करो, और उसके बाद अपना आप एरिया बना लो। ये से ये लाइन खींच के और ऐसे ये लाइन खींच के एरिया बना लो। आप सारा डिज़ाइन इसी के अंदर करो, और यहाँ से भी आप इतना बाहर जाता है, और यहाँ से भी ऐसे एक लाइन बना लो, और अपना सारा डिज़ाइन आप इसी में करो। बेसिकली ये जो लाइन हमने क्रिएट की ये सेफ एरिया है, आपका कंटेंट यहाँ दिखेगा। बाकी सारे में कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो आप कुछ क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में इतना ही एरिया दिखता है और ये सबसे ज़्यादा। तो इसी तरीके से आप ग्रिड लाइन क्रिएट करके या कॉपी करके साइज़ के बारे में पता हो जाता है। अब बारी आती है फॉर्मेट के। जब आप कुछ पोस्ट करते हो तो कलर कुछ खराब हो जाते हैं, ठीक नहीं होता, क्योंकि आप गलत फॉर्मेट उसको यूज़ करते हो। अगर आप जेपीजी फॉर्मेट में किसी अपने बैनर को एक्सपोर्ट करते हो और फेसबुक या कहीं भी अगर आप उसको अपलोड करोगे तो वो फाइल खराब हो जाएगी। आपको PNG फॉर्मेट में उसको एक्सपोर्ट करना है। हमेशा आप उसको PNG फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करो, और फिर जो आप उसको कहीं भी इंपोर्ट करोगे वो उसकी जो कलर है वो ख़राब नहीं होगा। अगर तब भी कोई कलर ख़राब हो रहा है ना, तो सीधा फोटोशॉप में एक ऑप्शन आता है, वहाँ पर आप सीधा जैसे ये कलर का ऑप्शन है, जैसे ये कलर का ऑप्शन है ना, आप ये कलर का ऑप्शन है, यहाँ पे कर दो ओनली वेब कलर। तो इसमें जो कलर फटने वाले होंगे या जो कलर ख़राब हो जाएंगे अपलोड के बाद, वो कलर आपका यहाँ आएगा ही नहीं। अगर आप ये कलर चूज़ करते हो तो आप JPG में भी एक्सपोर्ट करोगे तो भी चीज़ें फटेगी नहीं। तो ये था साइज़, बहुत ही सिंपल चीज़ है। मैं तो ये एपिसोड बनाना भी नहीं चाहता था, लेकिन बहुत सारे लोग इस पर बोलते हैं कि मुझे साइज़ पता नहीं चलता, इसलिए मैंने ये बना दिया। मुझे लगता है आप लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। तो गाइज ये था अनलॉक डिज़ाइन, और आई थिंक अब आपको डिज़ाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि जो होता है यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। जस्ट आप को ट्रेंड से अपडेटेड रहना है कि नेक्स्ट क्या ट्रेंड आ रहा है, वो आप अपने डिज़ाइन में ऐड करते जाओ, स्किल में ऐड करते जाओ, आपका डिज़ाइन पहले से और अच्छा होता जाएगा। और अगर जितना इंपॉर्टेंट ये शेप और डिज़ाइनिंग है, उतना इंपॉर्टेंट ही फॉन्ट्स है। तो मैंने फॉन्ट के लिए भी अनलॉक टाइपोग्राफी लॉन्च किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं लिया है तो वो आपको लेना चाहिए, क्योंकि वो आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। अगर आपने लिया हुआ है तो फिर आपको जरूरत नहीं, ऑलरेडी पता है कि फॉन्ट्स कैसे सेलेक्ट करते हैं, किस फॉन्ट में क्या मीनिंग होता है, किस ब्रांड के लिए कौन सा फॉन्ट सेलेक्ट करना है, किस बैनर के लिए कौन सा फॉन्ट सेलेक्ट करना है, ये सब आपको पता है। अगर नहीं पता है तो आप इसी वेबसाइट पर जाके परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था अनलॉक डिज़ाइन। अब मिलते हैं नए कोर्स में जो कि बहुत जल्द आने वाला है, वो है वीडियो एडिटिंग के ऊपर। वीडियो एडिटिंग में नॉर्मल नहीं, मैं वीडियो एडिटिंग में स्टोरी टेलिंग बताऊंगा कि किस कट्स के क्या मीनिंग होते हैं, किस तरीके से स्टोरी
बिल्ड करते हैं, मूवी की एडिट कैसे होती है, या फिर स्टोरी आप कैसे बिल्ड कर सकते हो वीडियो एडिटिंग के थ्रू। तो नेक्स्ट कोर्स वीडियो एडिटिंग के ऊपर है, और नेक्स्ट आ रहा है स्टोरी टेलिंग एंड बियॉन्ड, जो कि बहुत जल्द आने वाला है। तब तक आप इसको एंजॉय करो, और तो मिलते हैं फिर नए कोर्स में बहुत जल्द, जो कि वीडियो एडिटिंग के ऊपर है। तब तक के लिए बाय बाय। क्रिएट करते रहिए, डिज़ाइन बनाते रहिए, और हाँ, मुझे यूट्यूब पे फॉलो तो आप कर ही चुके हो, वहाँ पे वीडियो आती रहेगी, वो आप देखते रहो, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, वहाँ हम बात करते रहते हैं। ठीक है, मिलते हैं नए कोर्स में। बाय बाय, बाय बाय गाइस, बाय।